हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा, सबकी एग्जाम की डेट आ चुकी है ना। आप लोग का एडमिट कार्ड वगैरह भी आ चुका है। ओके। तो अब फटाफट हमें थोड़ा सा जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको कंप्लीट करना है। तो आज का हम टॉपिक डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले क्या है, रासायनिक बलगत, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बहुत जरूरी टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात क्या, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 20 से 30 सेकंड या मैक्सिमम थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा दिया तो 40 से 50 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस के गलत होने के बहुत कम चांसेस हैं। और हम ट्राई करेंगे कि वन सिंगल वीडियो में, है ना, जो भी बनता है आपका 40 मिनट या 50 मिनट का वीडियो, इस सिंगल वीडियो में हम ट्राई करेंगे पूरा चैप्टर एक साथ कवर हो जाए, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं पीएनएचडी में और आपको सारे क्वेश्चन बनने लगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टॉपिक, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो हमारा क्या है, रासायनिक बलगत की। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में हम मतलब अभिकारक या रिएक्टेंट में क्या क्या चेंजेस करें तो प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या चेंजेस हो गया। ठीक है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, उसके बारे में पूरी चीजें हम पढ़ेंगे। अब बलगति का मतलब समझ में आ गया। काइनेटिक्स मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया किस हिसाब से होती है, किस दर से होती है, किस वेग से होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में अपन को टोटल स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, मंद अभिक्रियाएं। ठीक है, फिर होती है क्या, तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, होती है, फिर होती है अतिमंद अभिक्रिया। सिंपल सा समझिएगा। तो सबसे पहले हम समझ सकते किसके बारे में, तीव्र अभिक्रिया के बारे में। तो तीव्र अभिक्रिया मतलब इतने टाइम, जैसे जो भी अभिक्रिया कैसी होती है, आयनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, या कोई चीज क्या रासायनिक बंध का बनना है, टूटना, जो भी चीजें हो सकते हो। तो ये इतनी तीव्र होती है कि ये 10⁻16 से लेकर 10⁻18 सेकंड में संपन्न हो जाती है। इतने कम छोटे टाइम पे, जैसे आप NaCl नमक को पानी में घोलो तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इतना तीव्रता से होता है कि 10⁻16 मतलब 10⁻18 के सेकंड के बीच में अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब इतनी फास्ट होंगी, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप इसकी स्टडी नहीं कर सकते प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि इतनी तीव्रता से संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद क्या आता है, अतिमंद अभिक्रिया। जैसे क्या है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, मतलब अब जैसे मान लीजिए क्या है भाई, हमने क्या बोला, हमें ये पता करना है कि लोहे में जंग किस रेट से लगता है, हमने उसको छोड़ दिया बाहर। ठीक है, अब क्या करेगा भाई, वो पानी से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो धीरे धीरे वो जंग लगना शुरू होगा। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है ना। इसके बारे में हम डिटरमिनेशन नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कि लैब में हम एक लोहे के टुकड़े को लेकर, कोई ऐसी रिएक्शन है जो 70-80 साल में संपन्न हो रही है, उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक एवरेज निकाल सकते हैं, बट जनरली अपन इसके बारे में स्टडी नहीं करते। तो इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो केवल किसके बारे में करेंगे, मंद अभिक्रिया के बारे में। मतलब जो ना ज्यादा तीव्रता से संपन्न हो, ना ही ज्यादा स्लो से संपन्न हो, जिसको हम आराम से लैब में स्टडी कर सकते हैं जिसके बारे में। ठीक है, उन अभिक्रियाओं के बारे में पता करना है। तो अभिक्रियाएं जान लीजिए, कहते होते हैं मंद अभिक्रिया जो नॉर्मल गति से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रिया जो बहुत तीव्रता से संपन्न हो जाती है, अतिमंद अभिक्रिया जो मतलब बहुत स्लो संपन्न होती है, जो बहुत स्लो कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मल सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना। अब देखते हैं अभिक्रिया क्या, वेग। ठीक है, जो सबसे जरूरी है। चैप्टर क्या है, यही तो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या अभिक्रिया की दर भी हम बोल सकते हैं कि भाई किस दर से हमारी अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं सीधे दर नियम बताता हूं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा नहीं रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए क्या है, हमारी कोई अभिक्रिया A + B है जो उत्पाद C को कंप्लीट करती है। मतलब A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट है, जिनके मिलने पे C क्या आपका बन रहा है। ठीक है, तो अब इस बात को समझिएगा थोड़ा सा कि जैसे जैसे हमारी अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे अभिक्रिया क्या होगी हमारी आगे बढ़ेगी, तो A का कंसंट्रेशन सांद्रता कम होगी, B की सांद्रता कम होगी,
इन्हीं के रेशियो में क्या होगा, ए की सी की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट हमारा कम होता जाएगा और प्रोडक्ट आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हमारी जनरली कोई भी रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात क्या है, कहना है आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के हिसाब से क्या होता है, कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का क्या होता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सांद्रता बटे समय, मतलब इसके कंसंट्रेशन में चेंजेस अपॉन उसमें कितना टाइम लगा। वेग का मतलब क्या है भाई, सांद्रता बटे समय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको क्या बोले, कंसंट्रेशन को अपन डेल सी अपॉन डेल टी, मतलब कितना समय लगा, समय में कितना परिवर्तन हुआ। भाई हमने बोला कोई अभिक्रिया ऐसी है जो 5 मिनट में यहां से यहां तक संपन्न हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी क्या है, सी कंसंट्रेशन में चेंजेस अपॉन डेल टी क्या है, अपन उसमें कितना समय लगा है। ठीक है, तो जब क्या करेंगे हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो उसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। अब माइनस का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन यूज नहीं करना है। माइनस का मतलब यह सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, जब हम किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करें तो उसको क्या मानेंगे, प्लस। प्लस का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सिंपल सा अपन दर नियम लिखते हैं। मान लीजिए कोई हमारी अभिक्रिया है, करना क्या है आपको, ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई अभिक्रिया है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी जेड, ऐसा लिखते हैं हमने। ठीक है, ए बी सी क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने मोल्स या कितने पार्टिकल्स उसके भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई क्या है, रिएक्टेंट है, जेड क्या आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो इसका दर नियम लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन में चेंजेस लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, डेल एक्स बटे डेल टी। मैं भी सिंपल सा लिख रहा हूं। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे, क्योंकि क्या है, ये रिएक्टेंट है, इक्वल टू ये भी रिएक्टेंट है, माइनस डेल वाई बटे डेल टी इक्वल टू, इसको हम क्या मानेंगे, प्लस में मानेंगे, तो क्या हो गया, डेल जेड बटे। अब आपको ध्यान रखिएगा, इनमें जो ए बी सी है, जो स्टार्टिंग में इनके नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, तो उसका क्या करना है, ये जो नंबर्स होंगे उनके क्या आ जाएंगे, अपान में आ जाएंगे, बटे में। तो 1/a ये आ जाएगा, 1/b ये आ जाएगा 1/c। बस आपको इस तरीके से दर नियम लिखना है, और जब दर नियम लिख लिया तो आपको बड़े आराम से बताइए भाई ए की सांद्रता में हमने इतनी बढ़ोतरी कर दी, तो बताइए सी की सांद्रता में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, या अभिक्रिया का दर क्या होगा, अभिक्रिया की वेग क्या होगी, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, और बहुत इजी रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई। पहले क्या करना है आपको, रिएक्टेंट का लिखना है डेल के साथ। ठीक है, और रिएक्टेंट के साथ या प्रोडक्ट के साथ जो भी उसके साथ नंबर लिखे होंगे सामने, उसको क्या करना है, अपान में लिख देना है। रिएक्टेंट जब होगा तो उसको क्या मानेंगे अपन, माइनस मांगेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या मानेंगे, प्लस। माइनस क्यों माना, क्योंकि रिएक्टेंट या अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है और उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही है, इसको क्या मानेंगे हम, प्लस मानेंगे। ठीक है, चलिए एक अभिक्रिया लिखता हूं मैं, एक इसका सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा, इसके बेसिस को न्यूमेरिकल करते हैं। यदि कोई, ये क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू जेड, ये दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू जेड। आप कुछ भी एक्स वाई जेड के प्लेसेस में कुछ भी रख सकता है, ठीक है, आप टेंशन मत लेना है। तो यदि x की सांद्रता में कमी की दर 2 गुणे 10 की घाते -6 मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स है, तो
y की सांद्रता में कमी और z की सांद्रता में बढ़ोतरी। सिंपल सा मैं बता रहा हूं, अभी इंग्लिश में बताऊंगा कि गणना की। ठीक है, ऐसा है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है 2x + 3y = z है, तो यदि a की सांद्रता में कमी की दर जो है 2 × 10⁻⁶ मोल लीटर पर सेकंड इनवर्स है, तो y की सांद्रता में कमी और z की सांद्रता में बढ़ोतरी की गणना कीजिए। इंग्लिश में ये कुछ और बोल सकता है, ठीक है, कि यदि x के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर मतलब खत्म होने की दर, डीके होने की दर, कुछ भी बोल सकता है, कि दर इतने दे दी है, तो क्या हो जाएगा, y के मतलब विलुप्त होने की दर और z के उत्पन्न होने की दर बताएं, है ना। इसमें कम होने के लिए, रिएक्टेंट के लिए विलुप्त भी वर्ड यूज कर सकता है और प्रोडक्ट के लिए उत्पन्न भी दर बोल सकता है, ठीक है, या फॉर्मेशन बोल सकता है z के लिए, ठीक है, ऐसा भी कुछ भी वर्डिंग कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दर नियम। तो दर नियम क्या बोल रहा है भाई, हमें पता है del x बटे del t इक्वल टू del y बटे del t इक्वल टू, हाँ, तो इसको हम क्या मानेंगे, दोनों रिएक्टेंट, इसको हमने क्या मान लिया, माइनस माइनस, इसको मान लिया प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सामने क्या है, 1/2 है, मतलब ये क्या हो गया, 2 है तो 1/2 आ गया, इसके सामने 3 है तो क्या आ गया, 1/3, ये तो z है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या बोला है, a की सांद्रता में कमी, है ना, तो मतलब उसने del x/del t की वैल्यू दे दी है ना। ध्यान से समझिए इस बात को, उसने क्या दिया है, del x, जिसकी भी सांद्रता में कमी या बढ़ोतरी, मतलब उसका del x/del t की वैल्यू या del z/del t की वैल्यू देता वो। अगर ये बोल देता कि भाई z के उत्पन्न होने की दर ये है, कुछ भी हो सकता है, तो वो काय की वैल्यू देता है, del z/del t की। ध्यान रखना है केवल del x/del t की, ना कि 1/2 की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका क्या वैल्यू दे दी है, 1/2 इंटू इसकी वैल्यू दे दी है, हमें कितना दे दी है, 2 × 10⁻⁶। ठीक है, अब हमें दो चीज करना है, पता करना है, पहली चीज पता करना है, क्या पता कर रहे हैं कि भाई हमारी y की सांद्रता में कितनी कमी हो रही है। तो y की सांद्रता में कमी, तो मतलब ये वैल्यू चाहिए आपको, तो मतलब इसके ये तीनों चीजें क्या आपस में इक्वल है ना, तीनों चीजें क्या आपस में इक्वल मतलब बराबर है। अब देखिए, तो ये चीज हो गई इक्वल में, कितना हो गया, 1/3 del y/del t चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, ये 3 इस पार आ जाएगा, तो इसका 2 कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 × 10⁻⁶, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ गया ना, हाँ, तो 2 से 2 कट गया, आ गया आंसर आपका 3 × 10⁻⁶, यूनिट रख दीजिए मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये आ गया आंसर आपका। मतलब जो y की सांद्रता में कमी होगी, है ना, या y के क्षय होने की दर वो ये है, 3 × 10 की घात -6, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछा उसने भाई, ये बताइए कि z के उत्पन्न होने की दर बताइए, मतलब z किस तरीके से आपका फॉर्म हो रहा है, किस रेशियो में से, किस दर में से आपका z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैसे बताएंगे अपन। तो भाई इस बार क्या हमें इस दोनों की वैल्यू पता चलेगी, किसी को भी इसको इक्वल में रख दो, तो हमें पता है del z बटे del t बराबर, इसी को रख देते हैं जहां हमें शुरू में मिला था, कितना है 1/2 इंटू del x/del t की वैल्यू दे दी हुई है 2 × 10⁻⁶, 2 से 2 कट गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं, है ना, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, सिंपल सा है, तो कितना आ गया 1 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये आ गया जेड के उत्पन्न होने की दर, ठीक है, इतना इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो इस टाइप के आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे भी, आपको पीएनएसटी एग्जाम में आ चुके हैं, लगभग हर दूसरे सेट में एक क्वेश्चन है ऐसा, आप देख लीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ में, फिर से बता दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन दिया है हमारा x + y, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले दर नियम लिखना है। तो दर नियम कैसा हो जाएगा, del x/del t, जो इसके सामने नंबर होगा वो अपान में आएगा, बटे में, ठीक है, तो 1/2, फिर इसके सामने क्या है 3 है, तो 3 बटे में आ गया 1/3, इसके सामने कुछ नहीं 1 है, तो मतलब बटे में 1 किया कोई मतलब नहीं, ठीक है।
चलिए अब इसके हिसाब से क्या करेगा, कोई एक की वैल्यू आपको दे देगा और बाकी दो की वैल्यू पूछेगा, या एक एक्स की दे दिया है तो या तो जेड पूछता या तो वाई पूछता, दोनों ही पूछेगा, वो तो मैंने बता दिया एक साथ दोनों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके न्यूमेरिकल आपको बन जाएंगे, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों। 100% जो क्वेश्चन, 1% भी आपका मैं बोल रहा हूं, 100% बोल रहा हूं क्वेश्चन आपका ये गलत नहीं होगा। और ये तो मैंने इतना बड़ा बनाया सॉल्व करना, मैं देख के आंसर बता सकता हूं। आप 4-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप देख के आंसर बता दो कि हाँ भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए इरेज कर दे अपन इसको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बन जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा अलग चीजें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, मतलब हमने क्या किया, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, x प्लस वाई क्या दे रहा है आपको, उत्पाद दे रहा है। ठीक है, x प्लस वाई दोनों रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं आपको, उत्पाद दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, जो मान लीजिए क्या हमारा दर है, जो अभिक्रिया की दर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ x और कंसंट्रेशन ऑफ y, इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। x के परिवर्तन में कितना होगा सांद्रता में, और y की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा। यदि अपन इसको निकाल दें प्रोपोर्शनल साइड है तो क्या आ जाएगा k। ठीक है, जहां k क्या है, दर नियतांक है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ये चीजें हमें बहुत, अभी इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसकी वजह से पूछी जाती है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं सीधे फॉर्मूले तक आपको ले जा करके और समझा करके सीधे न्यूमेरिकल, है ना। इस चैप्टर से ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल ही आएंगे, 3 न्यूमेरिकल आएंगे, बता दे रहा हूं। लगभग आपके सेट में 2 न्यूमेरिकल तो रहेंगे ही, किसी किसी सेट में 3 न्यूमेरिकल आ जाएंगे, और 3 के तीनों न्यूमेरिकल रहेंगे, और तीनों न्यूमेरिकल इतने इजी रहेंगे कि आप देख के आंसर कर सकते हो उसके। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहां से हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो हम अभिक्रिया की कोटि सीखेंगे। ठीक है, फिर उनकी इकाइयां सीखेंगे, कैसे सीख सकते हैं हम, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें अभिक्रिया की कोट सीखेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर को हम कैसे निकालें, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज कर दे अपन, थोड़ा सा इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, है ना। आते हैं कि हमारे कोई अभिक्रिया है XA प्लस YB, जो क्या दे रही है आपका उत्पाद या प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, तो इसका हम अगर दर लिखेंगे, अभिक्रिया की दर बराबर K इंटू A और B, मैं सीधे लिखता हूं X और Y। हालांकि एग्जैक्टली एक्स वाई बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई ये वैल्यू जो होती है प्रायोगिक होती है। ठीक है, बट आपको थ्योरी वाली क्वेश्चन नहीं देगा, आपको ये प्रायोगिक मान भी दे देगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो x, इनकी जो पावर है, यहाँ पे पावर आ गई है। ठीक है, ये पावर बता दो, x और y फिर से बोल रहा हूं, ये प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकली वैल्यू है ना। हर रिएक्शन के लिए सॉल्व की गई होगी, प्रयोगशाला में की गई होगी। अब आपको जो नहीं बोलेगा भैया ये अभिक्रिया दे दी है हमने, NO2 प्लस ये अभिक्रिया कराया हमने, संपन्न कराया, काम करो इसका दर बताओ या इसकी कोटि बताओ, तो आप क्या करो, उठाओ NO2 को, जाओ लैब में सॉल्व करो और चीजें बताओ, कॉपी में आके लिखो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो क्या करेगा, आपको इसकी जो प्रायोगिक वैल्यू होगी ना वो आपको क्वेश्चन में देगा। कैसे क्वेश्चन करोगे, मैं क्वेश्चन करा के बताऊंगा कैसे देगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्या है, वो आप लगा दोगे यहाँ पे, ये x प्लस वाई बराबर n, मतलब जो इनकी पावर होंगे उनका योग क्या कहलाएगा, n, और यही कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनकी जो पावर्स का सम होगा तो जितना आएगा, 1 आएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 आएगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 आएगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, बस इनकी पावर को आपको क्या करना है, जोड़ देना, अभिक्रिया की कोटि पता चल गया आपको, है ना। और अभिक्रिया की कोटि बहुत चीजें डिसाइड करती है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत चीजें डिसाइड करेंगे, अपन आगे देखेंगे, लेकिन आपको पहले अभिक्रिया की कोटि पता होनी चाहिए, किस ऑर्डर की रिएक्शन है आपकी। ठीक है, अब देखिए जब आपको अभिक्रिया की कोटि पता चल गया,
पता चलेगा आपको। अगर अगर एक आया n बराबर, देखते हैं यहां पे पहला n बराबर 1, 2, 0, 1/2। ठीक है, तो जो अभिक्रिया की कोटि है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, ये 1/2 मतलब 1/2 ऑर्डर भी हो सकता है। तो अभिक्रिया की जो कोटि n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू या तो 0 भी हो सकती है, प्रॉपर 1 2 3 भी हो सकती है, 1/2 3/2 भी हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यू n की हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि कोई भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो इसी समझ में आ गई हमें। तो अगर मान लीजिए n की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 आ गया तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 0 आ गया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 1/2 आ गया तो 1/2 हाफ की अभिक्रिया। ठीक है, अगर 3/2 आ गया तो 3/2 कोटि की अभिक्रिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आ गई अभिक्रिया की कोटि। अब इसका जो पूछता है सबसे ज्यादा, है ना, अपन एक साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहीं पे हम इसकी इकाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इकाई। तो अभिक्रिया की इकाई निकालने का बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, अभिक्रिया की इकाई देख करके हम बता सकते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। किसी भी रिएक्शन का आप यूनिट देख करके बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, है ना। चलिए तो देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, तो अभिक्रिया की जो इकाई है वो कहां से निकालते हैं, हम के से निकालते हैं। तो यहां से के बराबर क्या आ जाएगा, दर बटे ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, समझ आ गया ना। अब के बराबर क्या किया, दर अपॉन ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई रख दिया हमने। ठीक है, यदि ए, यहां पे लिखते हैं, यदि ए बराबर बी हो, दो लिख दो यहां पे। एक्चुअली दर बराबर क्या हो गया, दर आपको पता है, दर या वेग, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, सांद्रता बटे समय। ये हो गया, ये हमारी दर या वेग की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये भी चीजें क्या है आपको पता है, x प्लस, अगर यहाँ पे क्या a बराबर b है, तो ये क्या a और b क्या है, सांद्रता है, जिसको हमने क्या लिख दिया, सिंपल सा सांद्रता। a और b क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता। और x और y क्या है, दोनों को ऐड किया तो कितना आया, n। तो क्या हो गया, ये n आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया, सांद्रता बटे समय को तो हम यहां पे अलग से लिख देते हैं, क्या आ गया, समय या टाइम। ठीक है, अब ये सांद्रता, अब ये n ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, -n। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं यहां से, सांद्रता की पावर 1 और यहां पे क्या हो गया, सांद्रता की पावर -n। ये दोनों क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया, सांद्रता की पावर 1 - m, इसको लिख दिया हम क्या, समय को लिख दिए 1 बटे समय। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लिख दो। अब सांद्रता की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ध्यान रखना, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं, है ना, सांद्रता के क्या लिखते हैं, मोल अपॉन लीटर की पावर कितना आ गया, 1 - m, 1/t, मतलब समय का क्या होता है, सेकंड ले सकते हैं हम। तो हमने क्या लिख दिया, सेकंड, ये ऊपर है तो क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। ये आ गई किसकी, के इकाई, के की इकाई। देखिए के बहुत कमाल की चीज है ना। इसके कंसर्न, इसके साथ मतलब जो आप ये कांस्टेंट है, इस वैल्यू के साथ ही हम अभिक्रिया की इकाई को भी बता सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की यूनिट कितनी होगी। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूं, है ना। उम्मीद करता हूं आपको सब फिर बता दे रहा हूं आप लोग को। मानो कोई अभिक्रिया है, एक्स ए प्लस एक्स वाई बी उत्पाद प्रोडक्ट आपका देना है, तो जो आपका दर या वेग दोनों चीजें किसी है। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर या वेग क्या हो जाएगी, के इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। यहाँ पे क्या होंगी, पावर ऊपर आएंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, x प्लस वाई, आपको पता है कि x इन दोनों का जो सम होता है, इनकी पावर का सम होता है, वो क्या है, n है। और x और y क्या है, ये प्रायोगिक मान है। ठीक है, ये क्या है, x और y की वैल्यू क्या है, प्रायोगिक मान है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो n क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब हमने क्या किया, यहां से k की इकाई निकाल लेते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा, दर या वेग बटे, इसका क्या आ जाएगा, ये नीचे आ गया। यदि a और b दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दर की इकाई क्या होती है, सांद्रता बटे समय। और ये क्या हो, ये तो कंसंट्रेशन, a और b क्या है, कंसंट्रेशन है, x y जुड़ गया तो क्या हो गया, n बन गया। ठीक है,
तो क्या हो गया, सांद्रता, अब इसको हमने ऊपर लेके चले गए तो सांद्रता की पावर 1 था, है ना, और ये सांद्रता की पावर क्या था, n था, तो n ऊपर गया तो क्या हो गया -n, तो और बचा क्या बचा 1/t बचा या समय बचा। ठीक है, तो सांद्रता इसमें क्या हो गया, ये दोनों पावर क्या हो गया जुड़ गई, तो सांद्रता या कंसंट्रेशन इनटू इसकी पावर कितना आ गया 1 - n और 1/t आ गया। ठीक है, तो अब क्या सांद्रता आपको पता है, कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n, और ये क्या हो गया समय का क्या हो गया सेकंड इनवर्स, ऊपर ले गया तो क्या हो गया इनवर्स लग गया। बस इस फॉर्मूले को अगर आपने रखा है तो आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि अगर आपको पता है तो आप उसकी बड़े आसान से क्या निकाल सकते हो, उसकी इकाई बता सकते हो, या इकाई पता है तो आप अभिक्रिया की कोटि भी बता सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम अलग अलग वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर कितना होता है, 1 होता है, लिख दो। इसकी इकाई कितनी होगी, मोल अपॉन लीटर, 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, तो 1 - 1 कितना होगा 0, और किसी चीज की पावर 0 तो कितनी होती है 1, तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई कितनी होगी सेकेंड इनवर्स। जब हमने क्या लिया शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर कितना होता है 0 होता है, बस आप n बराबर 0 उस फॉर्मूले में, तो क्या है हमारा मोल अपॉन लीटर, 1 - 0 का मतलब 1 ही रह गया। ठीक है, लिख देता हूं 1 - 0, और ये क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा ये मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, सिंपल सी बात है। या इसको आप लीटर को ऊपर ले जाओ तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया क्या है कि 0 ऑर्डर अभिक्रिया की इकाई। अगर मान लीजिए कोई आपका ऑर्डर कितना हो 1/2 या 3/2, उसकी भी आप क्या निकाल सकते हो, सेकेंड ऑर्डर की भी निकाल सकते हो किसी की, तो जो n की वैल्यू होगी आप n की वैल्यू रखो और उसकी इकाई देख लो, या आप किसी की इकाई देख लो, अगर मान लो किसी की इकाई कितनी दी है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स मतलब क्या है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो आप इकाई देख करके बता सकते हो कोटि को, या कोटि आपको पता हो तो आप उसकी इकाई बता सकते हो। दोनों चीजें बहुत इजी है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखा ना, थोड़ा सा डिराइव करा दिया हूं इसलिए आप लोग को, वरना मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था इसको। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने किताब में, एनसीईआरटी में दिया हुआ सब फॉर्मूला सेम टू सेम। ठीक है, चलिए तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला हम क्या निकालेंगे, अभिक्रिया की कोटि और इसकी इकाई दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि, मान लीजिए माना कोई अभिक्रिया बड़ी खतरनाक दिखती है ना, ऐसा लिख दिया 5a + 6b + 4d, है ना, इक्वल टू उत्पाद है, तो ऐसा देख दिया 5a + 6b + 4d इक्वल टू उत्पाद है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों, ठीक है बता दे रहा हूं, यदि अभिक्रिया का वेग ऐसा दे दिया, सिंपल सा, अभिक्रिया का वेग छोटा सा दे दिया, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या दे दिया k × a⁴ 2 और b⁴ 1, ये दे दिया, तो कोटि और इकाई बताए किसके लिए, अभिक्रिया के लिए। देखो अभिक्रिया दे दिया इतना इतना इतना, ये तो मतलब क्या है आपकी अभिक्रिया होती है, ये क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब ये जो दे दिया आपको, ये वाली क्या है प्रायोगिक मान है, और हमें काम किस पे करना है, हमेशा प्रैक्टिकली वैल्यू पे रखना है, प्रायोगिक मान पे। उसने क्वेश्चन में दे दिया ऐसा,
क्वेश्चन पूछ चुका है ऐसा बेटा, देख लेना आप पीएनएसटी में, है ना, 19 में ही पूछा था। अब देखो, अब क्या है, आपको वेग दिया है, अब वेग बराबर आपको पता है यहाँ पे k इंटू ए की पावर 2 और b की पावर 1, तो इनकी जो पावर का सम होता है वही तुम्हारी कोटि होती है ना। तो n बराबर कितना आ गया, 2 + 1 = 3। मतलब कैसी है ये है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब इसकी क्या निकालते हैं हम, इकाई निकालते हैं। ये पहला आंसर आ गया आपका, ठीक है। इकाई पूछ सकता है या तो कोटि पूछ सकता है, कोटि तो पूछ चुका, कई बार पूछ चुका, देख लेना एनसीईआरटी में भरे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आपके पीएमएसटी में भरे क्वेश्चन पड़े हुए हैं इसके, ठीक है। अब देखो इकाई कैसे निकालेंगे, इकाई आपको पता था क्या थी, मोल अपॉन लीटर 1 - 1 सेकंड इनवर्स, 1 - n सेकंड इनवर्स, तो इसमें लिख दो मोल अपॉन लीटर। इसको वो सी भी कंसंट्रेशन लिख सकता है, सांद्रता लिख सकता है ऑप्शन में, देख लेना, ठीक है, परेशान मत होना। तो क्या मोल अपॉन लीटर को कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्या हो गया सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा मोल की पावर, सॉल्व किया हमने तो मोल की पावर -2 अपॉन लीटर की पावर -2, है ना, -2 आ, दोनों पावर बढ़ गई, ठीक है। सेकंड इनवर्स तो हमारा है ही, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं, अब ये लीटर क्या जाएगा ऊपर, तो लीटर हो जाएगा पॉजिटिव, लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2 और सेकंड इनवर्स तो है ही, बस आ गया आपकी इकाई। इस अभिक्रिया के लिए इकाई दे दिया, ठीक है। तो ये आपको अगर वैल्यू, अगर रिएक्शन बड़ी खतरनाक देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिएक्शन अगर बहुत खतरनाक देता है तो आपको ये चीजें जरूर देंगी, है ना, कि वेग नियम ये है, इसका वेग ये है, इस तरीके से निर्धारित किया। जहां पे भी आपको अगर के दिख जाए, के के साथ ये कंसंट्रेशन टर्म्स, तो मतलब समझ लो आपको क्वेश्चन उधर देखना ही नहीं है, बस इधर से पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। बताया था ना आप लोगों को कि हम किन अभिक्रियाओं के अध्ययन करते हैं, किन अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करते हैं, केवल मंद अभिक्रियाओं को, तीव्र अभिक्रियाओं को, सॉरी हाँ मंद अभिक्रियाओं को, तीव्र अभिक्रियाओं को और अति तीव्र अभिक्रिया हो या अति मंद अभिक्रिया हो, उनके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं या उनके वेग को नहीं निकालते हैं। माना ऐसा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये शायद 19 का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिजिट मुझे नहीं याद है, पर डिजिट आप देख लीजिएगा क्या है। माना कोई अभिक्रिया ऐसी दी है, 3a + 2b बराबर c, 2a + p बराबर d, है ना, या c + a ऐसा दे दिया है बराबर e, है ना, ऐसा दे दिया। एग्जैक्ट डिजिट मुझे याद नहीं, बता दे रहा हूं, बट ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिख दिया, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं लिखा है, केवल क्या लिख दिया, इसको लिख दिया है ये मंद अभिक्रिया है, क्या है मंद अभिक्रिया। अब बताइए क्या पूछा उसने, अभिक्रिया की कोटि, क्वेश्चन में और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अभिक्रिया की कोटि पूछिए, मैं इकाई भी पूछ लेता हूं एक साथ, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि और इकाई बताएं, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको मैं बता चुका हूं हम किसके बारे में, जब भी या तीव्र अभिक्रिया हो, तीव्र दिया है मान लो यहाँ पे लिख दिया अतिमंद, है ना, तो कभी भी तीव्र अभिक्रिया हमारे काम की नहीं है, ध्यान रखिएगा। अतिमंद अभिक्रिया भी नहीं है, जो रेट डिसाइडिंग आपकी अभिक्रिया होती है, स्टेप होता है, वो कौन सी होती है, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया ही हमेशा दर का निर्धारण करती है, अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेगी, अभिक्रिया की कोट की निर्धारण करेगी, उसकी इकाई का निर्धारण करेगी, ठीक है। तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं, केवल मतलब किसको है, इससे। अब उसने कोई प्रायोगिक मान नहीं दिया, मतलब जो है यही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दर या वेग बराबर कितना हो जाएगा, k इंटू ए की पावर 2 और b की पावर कुछ नहीं मतलब 1, मतलब इस बार क्या होती है, चीजें पावर में आ जाती है, घाते में, ठीक है, हो गया। अब हमने यहां से क्या निकाल लिया, n बराबर मिल गया भैया हमारा 2 + 1 बराबर आ गया तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई, और उसकी इकाई तो अभी जस्ट हमने निकाली थी। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटे देख लेना 19 का हूबहू क्वेश्चन है ये, है ना, बस थोड़ा सा डिजिट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है।
आ गया समझ में? तो दे दिया भैया, ऐसे 2-3 अभिक्रिया दे देगा, 3 स्टेप में दे देगा, कोई एक स्टेप इसके सामने मान लिखा होगा। अगर मान स्टेप है आपको उसी को लेके काम करना है, क्योंकि स्लो स्टेप ही क्या होता है आपका रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है, दर निर्धारक पद होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसी टाइप की बेसिस पे। तो क्वेश्चन ये है कि एक अभिक्रिया है जिसपे क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है प्लस HCl बनाता है, जिसका वेग या दर दिया हुआ है k की पावर है ना, ये। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए या ऑर्डर बताएं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, दे दिया है, मतलब ये इसको सही ढंग से ले देता हूं, है ना। CHCl क्लोरोफॉर्म है, जिसके अभिक्रिया Cl2 कराएं और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला, साथ में HCl मिला, या क्वेश्चन में दे देगा साथ में क्या दे दिया, जिसका वेग दिया है K × CHCl3 की पावर 1 है और CCl2 की पावर 1/2 है। तो अभिक्रिया की कोटि बताना है आपको, बहुत आसान है। तो जो हमारा प्रयोग, इसको अभिक्रिया का वेग भी दे सकता है या बोल सकता है जिसका प्रायोगिक मान ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है जो अभिक्रिया की कोटि होगी केवल इस पे निर्भर करेगी, है ना, ये चीजों पे निर्भर नहीं करेगी, अगर आपको ये दे दिया है तो। ठीक है, तो आपको क्या पता है, इनकी पावर को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारी अभिक्रिया की कोटि, तो n बराबर कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1/2 बराबर कितना आ गया, LCM2 आ गया, 2 + 1 बराबर 3/2, मतलब 3/2 आ गया इस अभिक्रिया की कोटि। कितना आसान है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया आपका ये। ठीक है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन और दे देता हूं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यदि कोई अभिक्रिया ऐसी दी हुई है k × a की पावर 3/2 और b की पावर 1/2, तो कोटि बताएं, अभिक्रिया की कोटि बताएं। ये आपका पीएनएसटी का वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या बताना है आपको, n बताना है, n बराबर इन दोनों की पावर का करना है, जोड़ देना है, तो 3/2 + 1/2, एलसीएम आ गया 2 और कितना आ गया 4/2 मतलब 2। इसकी का ही पूछे तो वाले फॉर्मूले में लिख दो, मोल ऑफ 1 लीटर की पावर 1 - 1 और सेकंड इनवर्स, बस हो गया, आ गया। ये 2 क्वेश्चन हो गए। मतलब कितने सारे क्वेश्चन है यार, मतलब कितने इजी क्वेश्चन है, इनको करने में आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हर सेट पे आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और आएगा पक्का पीएनएसटी में, तो पक्का आएगा क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा करता हूं मैं, जो थोड़ा सा मतलब किसी की सांद्रता में इतने गुना परिवर्तन कर दो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, है ना, या अभिक्रिया की सांद्रता में कितना गुना परिवर्तन होगा, ये सब चीजें पूछ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, या अभिक्रिया की दर में कितना गुना परिवर्तन होगा। ठीक है, ऐसा दे दिया है कि माना, क्वेश्चन ये है कि माना कोई अभिक्रिया ऐसे दे दिया है A B और दे दिया है C, ये दे दिया है, तो यदि, अब इसमें 2 कंडीशन, मैं 2 कंडीशन का क्वेश्चन करके एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, पहला नंबर दे दिया C की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए। बी ऑप्शन क्या दे दिया है, A की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। तो दर में परिवर्तन बताएं, कितना गुना परिवर्तन होगा, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछता है ऐसा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है K × A B
और C2 दे दिया है। ठीक है, इसको हम सिंपल सा अगर इस फॉर्म में लिख दें, है ना, तो क्या बोला है इसमें, C की सांद्रता को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो सिंपल सा कर दिया हमने, A into A B और क्या कर दिया 2 C की पावर 2। ठीक है, इतना आ गया ना, हमने C की सांद्रता को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो 2C की पावर 2 कर दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे, A into A B into, अब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 को हमने क्या कर दिया, सॉरी 4 बाहर कर देना यहाँ पे, तो 4 को मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग में कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए ये पहले वाला और दूसरे वाले में कंपेयर करिए, तो पहले वाले से दूसरे वाले कितना गुना है, 4 गुना, तो मतलब जो पहला का आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 4 गुना अभिक्रिया की जो कोटि होगी, अभिक्रिया की दर होगी, सॉरी कोटि नहीं, अभिक्रिया की दर 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, पहला आंसर इसका। ठीक है, हमको बस क्या करना है, जितने गुना बोलना है उसके कंसंट्रेशन के साथ रख देना है, बस हो गया। ये आ गया हमारा पहला, निकालते हैं दूसरा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बोला भाई कि A की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, तो मतलब हम क्या करेंगे, फिर से वही K इंटू A B C स्क्वायर दिया हुआ है, A की सांद्रता 2 गुनी कर दी, मतलब K इंटू 2A कर दिया, B कर दिया, C स्क्वायर कर दिया, इसमें तो कोई पावर नहीं है, तो क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू K A B C स्क्वायर। आपको कंफ्यूजन होता है, इक्वेशन दे दिया करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें दे दिया था हमने क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों में तुलना कर दो, तो क्या है फर्स्ट के सेकंड कितनी है, 2 गुनी है, इसका मतलब अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, 2 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए इसी में एक और बताता हूँ, सी नंबर बताता हूँ, ये प्रदीप का क्वेश्चन है, अच्छा है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ आ जाए तो बन जाएगा, बड़ा आसान है। ठीक है, सी नंबर कंडीशन क्या रखा है, यदि तीनों की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए, तो अब देखिए तीनों की सांद्रता क्या करना है, हमें 3 गुना करना है, तो सिंपल सा सॉल्व करना है, वही A इंटू A B C स्क्वायर, इसका भी 3 करना है, तो K इंटू 3A, इसका भी 3 गुना करना है 3B, इसका भी 3 गुना करना है, तो मैं इसमें चूंकि स्क्वायर इसलिए अंदर रखता हूं 3C का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, इन दोनों को बाहर करें तो 3 त्रिकाई 9, 9K इंटू A इंटू B, अब ये भी कितना आ गया 3 त्रिकाई 9। ठीक है, कितना आ गया 9C स्क्वायर, 9 को भी इधर कर लिए, तो 9 81K A BC स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में तुलना की, तो कितना पाई बताना, 81 गुना, मतलब अगर तीनों की सांद्रता को हमने 3 गुना कर दिया, तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो 81 गुना बढ़ जाएगी, अभिक्रिया का वेग 81 गुना बढ़ जाएगा, बस हो गया, इतना सा सरल है। ठीक है, इसमें कोटि पूछता तो आप n की वैल्यू रखो, कोटि निकाल दो, खत्म कर दो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं इस टाइप का, बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, हाँ एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी अभिक्रिया में कोई अभिकारक आधिक्य में है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो उसको अपन इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जैसे हमने NaCl को डाला, ठीक है, उसमें क्या डाल दिया भाई 15 लीटर पानी, H2O क्या है बहुत सारा मात्रा में, तो H2O को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस का यूज हम नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और है, सिंपल सा कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, यदि अभिक्रिया दी हुई है K इंटू x की पावर 3 y की पावर ऐसा देखते हैं 5/2, ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। ठीक है, ऐसा कर भी चुका हूं, तो अभिक्रिया की कोटि पता है, इनकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है
तो 3 प्लस 5/2 बराबर कितना आ गया 2, 3 6 प्लस 5 इक्वल टू 11/2 या 5.5 कोटि बताती है। ठीक है, आ गया भाई अभिक्रिया की, चाहे कोटि पूछे चाहे दर नियम पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से निकाल सकते हो, इकाई निकाल सकते हो, उसकी मतलब उसकी सांद्रता में परिवर्तन, ए में इतना गुना कर दिया तो अभिक्रिया की दर कितना परिवर्तित होगी, बी में कितना कर दिया तो क्या दर परिवर्तन होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। और इसके साथ साथ क्या देखते हैं भाई अपन, इसकी हम बड़े आसानी से इकाई निकाल सकते हैं, इकाई का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा आणविकता। ठीक है, इसी के बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ चुके हैं बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देख लेना, सीख लेना। ठीक है, अब देखते हैं क्या सीखते हैं हम आणविकता। या मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो आणविकता का मतलब सिंपल सी बात समझिएगा, किसी भी अभिक्रिया में, है ना, कितने अणु, या आणविकता की पहले समझिएगा, थोड़ा सा हम पहले संघट्ट समझते हैं। ठीक है, संघट्ट के बारे में या कोलिजन के बारे में। ठीक है, तो संघट्ट समझ जाओगे तो आणविकता अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो संघट्ट समझते हैं। मान लीजिए क्या किया, मैंने एक क्लोज कंटेनर ले लिया। क्या कर दिया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया हमने, ए बी और सी, ये 3 डिफरेंट टाइप की क्या कर दी हमने, मतलब ले लिया हमने मॉलिक्यूल्स, गैसेस हैं, ए बी और सी क्या है। तो जब ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे पास जाएंगे, क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी। क्या करेंगी, टकराएंगी। तो इनका टकराव ही क्या कहलाता है, संघट्ट कहलाता है। समझिएगा, क्या कहलाएंगी, जब मान लीजिए कोई गैस के लिए यूज करते हैं जनरली ये वर्ड। ठीक है, संघट्ट का मतलब है जब किसी गैस में उसके अणु आपस में क्या करते हैं, अणु या परमाणु आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, उसका टकराव ही क्या कहलाता है, संघट्ट कहलाता है। ठीक है, इसके टर्म्स में 2 छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, बता दूं मैं आप लोग को। जैसे एक पहली बात आती है क्या, आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति, है ना, संघट्ट आवृत्ति या संघट्ट आवृत्ति, संघट्ट, है ना, एक ही चीज है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है इकाई समय में तथा इकाई आयतन में, मतलब पर यूनिट टाइम में तथा पर यूनिट वॉल्यूम में संघट्ट की संख्या। मतलब हमने पर यूनिट वॉल्यूम लिया और पर यूनिट टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा चुके हैं। भाई सीधी सी बात है, जब ये टकराएंगे तभी तो हमारा उत्पाद बनेगा, ए और बी तभी तो मिलेगा, या सी के साथ तभी तो मिलेगा, तभी तो हमारा उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो क्या कहलाता है, इकाई समय में तथा इकाई आयतन में संघट्ट की संख्या क्या कहलाती है, संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। एक चीज और आता है यहां पे, प्रभावी संघट्ट, है ना, प्रभावी संघट्ट, इफेक्टिव कोलिजन, संघट्ट को बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, अब प्रभावी, अब ये जरूरी नहीं है कि हर संघट्ट के बाद ए और बी अगर मिले तो उत्पाद में परिवर्तित ही हो। ठीक है, तो प्रभावी संघट्ट का मतलब होता है जिन संघट्ट के बाद या जिस टकराव के बाद हमारे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए वो क्या कहलाता है, प्रभावी संघट्ट कहलाता है। ठीक है, फिर समझिएगा कि जिन टकराव के बाद या जिन संघट्ट के बाद अभिकारक हमारा उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, प्रभावी संघट्ट बोलते हैं। ठीक है, संघट्ट सिद्धांत यही है। चलिए समझते हैं इसके आगे। ठीक है, अब संघट्ट के बाद हम समझ पाएंगे आराम से आणविकता के बारे में। ठीक है, या आणविकता के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आणविकता का मतलब ये होता है भैया, किसी अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, उसकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, उसकी आणविकता कहलाती है या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो आणविकता का मान हमेशा देखिए, अगर आणविकता का मान क्या है, 0 है, 0 मतलब 0 अणु भाग ले रहे हैं, मतलब कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, तो आणविकता का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है 1, अगर 1 अणु भाग ले रहे हैं तो मतलब आणविकता कितनी होगी, 1। अगर 2 अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता कितनी होगी, 2।
अगर 3 अणु भाग ले तो अणुता कितनी होगी? 3। और ऐसे अणुता का मान अधिकतम जनरली 1 और 2 होता है, अधिकतम 3 हो सकता है, जो कि बहुत रेयर केसेस में 3 से ज्यादा अणुता का मान नहीं हो सकता। लेकिन अणुता का मान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका भिन्न संख्याओं में आए। ठीक है, 1/2, जैसे हमने एन की वैल्यू निकाली थी ना, 1/2 आ गई थी, 3/2 आ गई थी, 0 भी आ गई थी, लेकिन अणुता का मान हमेशा पूर्णांक संख्या होगा, 1 2 3 इस तरीके से होगा। इसका मान 1/2 3/2 नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे नहीं सकते ना भैया कि इस अभिक्रिया में 3/2 अणु भाग ले रहे हैं, जब भाग लेगा तो पूरा का पूरा अणु भाग लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है, तो अणुता का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो मतलब कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। सीधी सी बात है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं वो उसकी अणुता कहलाती है। ठीक है, हालांकि टॉन्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, याद शायद आप लोग को याद होगा कि अणुता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। ठीक है बच्चों, आगे समझ में अणुता। चलिए ठीक है, अब अणुता के बाद अब हम क्या समझते हैं इस चीज को, अणुता हो गया। अब यहां पे हमारे दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक मतलब ऊर्जा के बारे में आता है। ठीक है, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम संघटन में के कॉन्सेप्ट पे सीखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है हमारी सक्रिय ऊर्जा, या जिसको क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों में बता रहा हूं कि बल्कि बताऊं क्या समझा रहा हूं। एक सक्रिय ऊर्जा होती है, ठीक है, इसको पहले समझिएगा कि मतलब किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक के पास जितनी ऊर्जा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, अभी उस भाग ले नहीं रहा, ठीक है, भाग लेने के लिए, है ना, उसके पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है? उसकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम दे रहा हूं, आपका इसका केमिस्ट्री एग्जाम दे रहा हूं, तो उसने क्या बोला भैया कि आपको 12th पास होना चाहिए, है ना, तब आप अभिक्रिया में भाग ले सकते हो, मतलब एग्जाम में भाग ले सकते हो। अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है, सेलेक्ट होने का बात अलग है, लेकिन वहां पे जाने के लिए ही आपको 12th पास होना चाहिए। तो जो 12th पास होने का क्राइटेरिया रखा है वो क्या कहलाएगी? आपकी सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी, मतलब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, तब आप जाके किसी अभिक्रिया में भाग ले सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? सक्रिय ऊर्जा के बाद अब आता है आपका देहली ऊर्जा। ठीक है, समझिएगा। अब देहली ऊर्जा क्या है? मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक के पास होनी चाहिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। ठीक है, दोनों में फर्क है। सक्रिय ऊर्जा, अब ये क्या है? देहली ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक के पास होनी चाहिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, वो क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब दोनों समझ लीजिए। सक्रिय ऊर्जा मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, अभी उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या है? देहली ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक के पास होनी चाहिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा कैसा है भैया? आपका 12th पास होना जरूरी है इस पेपर में भाग लेने के लिए, पार्ट करने के लिए। अब क्या हो जाएगा? देहली ऊर्जा क्या हो जाएगा? आपको 70+ 80+ मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आप नर्सिंग में सेलेक्ट होगे, है ना, तो क्या कहला जाएगा? आपका देहली ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों एनर्जी के टर्म्स हैं। ठीक है, अब बच्चों, अब आप लोगों ने देखा होगा, है ना, अब लास्ट के जब मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाया था, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकाल लिया कि प्रथम कोट की, शून्य कोट की, या जैसी भी अभिक्रिया है आपकी। ठीक है, तो प्रथम कोट की क्वेश्चन का सबसे मतलब प्रथम कोट की अभिक्रिया का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 90% से प्लस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पे? प्रथम कोट की अभिक्रिया के बेसिस पे। तो सर आप प्रथम कोट की अभिक्रिया सिखाओगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, है ना। क्यों नहीं सिखाएंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभिकीय रसायन, तब मैंने उसकी सारी ट्रिक्स सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने किसी ने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मतलब उस वीडियो का, आप उसको प्रॉपर देखिए, सीखिए और देन आफ्टर आप इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट बनाता हूं मैं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को भी देखने में बोरिंग लगेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर मैं जल्दी से अपलोड करूंगा कि भाई अब आगे की चीजें की क्या है।
ठीक है, कि किसी अभिक्रिया को कौन कौन सी चीज प्रभावित कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है किसी अभिक्रिया में, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों का किसी अभिक्रिया में, ठीक है। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे। सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, जनरली आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो, जान भी सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कुछ ट्रिकी चीजें आपको मैं बताऊंगा जिससे हम इसके टेम्परेचर इफेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज तक के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेहनत कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। नेक्स्ट वीडियो में मिल करके बाकी चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। जितने मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पीएनसी में, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको आएंगे पेपर में। आप इसको देखिए, वीडियो को अच्छे से सीखिए। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। मतलब आज के इस वीडियो के लिए मैं आज ही दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। परेशान मत होइएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपका सारी चीजें कवर कराने का।